तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती एवं अन्य जितने भी एग्जाम एपटेक के द्वारा करवाए जाते हैं, जैसे कि एमपी आरईओ हो गया, एमपी सब इंजीनियर का नॉन टेक हो गया, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज से हम हिंदी को चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर वाइज सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे। अभी तक हम आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50-50 करवा रहे थे, है ना, क्लासेस वाइज करवा रहे थे, लेकिन लोगों ने कमेंट किया कि सर एक काम कीजिए ना, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करवा दीजिए हमको। तो इस काम में बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि 2025 से एपटेक ने जितने भी एग्जाम 2026 आज तक करवाए हैं उन सारे प्रश्नों को कलेक्ट करना, फिर उसमें से चैप्टर वाइज प्रश्नों को निकालना काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन आपके लिए हमने यह काम भी किया है और 50 प्रश्न वर्णमाला के, 50 प्रश्न तत्सम तद्भव देशज विदेशज के पीवाईक्यू, रियल पीवाईक्यू वाले हम यहाँ पर आपके लिए लेकर के आ गए हैं। यानी टॉप 100 प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। और ये रियल पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस मतलब 2025-2026 में एपटेक ने जितने भी एग्जाम कराए हैं उन सब के प्रश्नों को हम यहाँ पर कलेक्ट कर लिए हैं और आपके लिए चैप्टर वाइज लेकर के आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुँच सके। जैसा कि हम मैनेजमेंट की क्लासेस भी करवा रहे हैं, इंग्लिश की भी क्लासेस करवा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ये और कर देना कि क्या इंग्लिश की भी क्लासेज आपको ऐसी चाहिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, ये आप जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए शुरुआत करें, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहले आपको ये बता दें कि ये क्या सिस्टम है। देखो, वर्ण विचार हमारा टॉपिक है, स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान, यहाँ से प्रश्न आते हैं, आप जानते हैं हर एक एग्जाम में आते हैं। इस अध्याय पर आधारित 50 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू हम कराने वाले हैं, यानी कि जो बार बार एपटेक के द्वारा पूछे जाते हैं, एक तरह कह सकते हैं एपटेक के फेवरेट जो होते हैं एमसीक्यू, उनको आपके लिए लेकर आए हैं। आइए शुरुआत करें। आज का पहला प्रश्न देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। 2 से 3 बार ये एपटेक में रिपीट हुआ है, बताइए किसे कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। शब्द को, व्यंजन को, स्वर को, वर्ण को। वैसे अगर हम बात करेंगे तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई वो ध्वनि होती है, लेकिन ध्वनि हमारे ऑप्शन में नहीं है। फिर तो ध्वनि से एक कदम आगे बढ़ते हैं, ध्वनि के ही लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये एमपी इस भी ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 पीवाईक्यू है, ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के एग्जाम में पूछा गया, ग्रेजुएट लेवल का जो है ये एग्जाम होता है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, और इसी ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो आप बताएंगे सर वर्ण एक ऐसा है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। पूछेंगे ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सर वर्ण को ही ध्वनि का लिखित रूप कहते हैं। तो ये देखने के लिए आपको ये 50 पीवाईक्यू लगेंगे चैप्टर वाइज, लेकिन ये कम से कम मान के चलिए 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि हर एक सॉल्यूशन में हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, और ये जितनी भी हम आपको आंसर बता रहे हैं एमपीएसबी की आंसर की, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है ना। चलो, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, बताइए कितनी मानी है, 10, 11, 13 फिर 9। अगर हम मूल रूप की बात करते हैं तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जो है स्वर माने गए हैं मूल रूप से। एमपीएसबी ने भी इसको ही आंसर माना है, ठीक है। और ये आपका फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम का पीवाईक्यू है जो अभी 2026 में हुआ है। देखिए, तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से, आ बड़ा ई, बड़ी ई, उ बड़ा उ, री ए बड़ा ए, ओ और ओ, ये जो है 11 आपके क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। आप कहोगे सर अंग और आहा कहाँ गया, तो भाई अंग और आहा को अयोग वाह कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखो 2-3 प्रश्न एक्स्ट्रा मिल गए। पूछेंगे अयोग वाह किसे कहते हैं, तो आप बताओगे अंग और आहा को अयोग वाह कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि स्वरों की संख्या मूल रूप से कितनी होती है, आप बताएंगे सर 11 होती है। अच्छा, कौन कौन से स्वर इनमें से मूल स्वर हैं, तो आप इन सब के नाम बता देंगे, ठीक है। अंग और आहा को हटा देंगे, इन सबको बता देंगे, ठीक है ना। तो 3 प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हो गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके सामने बहुत ही 2-3 एग्जाम बहुत अच्छे हैं, जैसे कि एक आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती हो गई, ये आपकी एमपी पटवारी वाली, इसके अलावा एमपी आरईओ का एग्जाम हो गया, इसके अलावा एमपी सब इंजीनियर का एग्जाम हो गया। तो ये आपके एमपी एसआई भी आने वाला है, पुलिस भी आने वाला है। तो इस साल एकदम आपकी मौज कटने वाली है। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो यहाँ पर इस बार आप जो है एक सरकारी नौकरी ले जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी वीडियो कोर्स के थ्रू अगर चाहें तो इस सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते मेरे भाई, ठीक है ना। इसलिए सक्सेस जंक्शन आपके लिए लेकर के आ गया है एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती के लिए
जो है सुपर सिलेक्शन नोट्स। इस सुपर सिलेक्शन नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, आरईओ भर्ती के लिए भी है अलग से, और जो है आपका सब इंजीनियर नॉन टेक के लिए भी अलग से सुपर सिलेक्शन नोट्स आए हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आपको सामान्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, मैनेजमेंट, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलने वाले हैं। पहली बात, आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे थ्योरी नोट्स के थ्रू। उसके बाद इन सब के एमसीक्यू चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं, तो चैप्टर वाइज आपकी एमसीक्यू के थ्रू जो है बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं जो ईएसबी एप्टेक ने पूछे हैं। तो ये 3 चीज मिल गई। ठीक है सर, और क्या मिलेगा? इसके अलावा जब एग्जाम आ जाता है तो 15 दिन पहले से हम क्विज सीरीज चालू कर देते हैं, यानी कि आपकी प्रैक्टिस चालू हो जाती है कि किस तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाकायदा टाइम में, है ना। 3 सेकंड 4 सेकंड का हम टाइम लगा देते हैं, तो वो क्विज भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मात्र और मात्र 198 रुपये में आपको ये सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। ये हमारा PDF टेलीग्राम बैच है। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम ऐप आप लोग जरूर इंस्टॉल कर लेना, जो लोग भी नोट्स लेना साफ साफ बता देते हैं ना, नहीं फिर बाद में कहते सर आपने बताया नहीं था। ठीक है, तो सर कैसे प्राप्त करना है ये भी बता दीजिए। तो बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। ठीक है, देखो ये आपको QR कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 198, अगर आप MP पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का ले रहे हैं तो 198 का पेमेंट करना है। अगर आप MP REO का जो एग्रीकल्चर और सीसेट दोनों ले रहे हैं तो आपको 199 पेमेंट करना है। अगर आप MP सब इंजीनियर का नॉन टेक ले रहे हैं तो आपको 197 का पेमेंट करना है। ठीक है, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप ग्रुप में एंट्री पा जाएंगे और आपको एक तरफ से सारे सब्जेक्ट वाइज जो है PDF दिखने लगेगी। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए और सब्जेक्ट के अंदर पहुंच करके उस PDF को ओपन कीजिए। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस सब्जेक्ट के MCQ, PYQ, थ्योरी सब आपको दिखने लगेगा। लास्ट में आपको लेआउट भी दिखा देंगे। कल हमने बताया था 614 लोग, स्क्रीनशॉट 614 लोगों को दिखाया था। आज सुबह हमने देखा भैया 735 के आसपास लोग जो है इसमें जुड़ चुके हैं, यानी कि 735 लोग अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप अभी फॉर्म ही भर रहे हैं। एग्जाम जो फॉर्म डेट है वो बढ़ा दी गई है, तो समझ लीजिए वो जो 700 साढ़े 700 लोग हैं ना, वो बाकी लोगों से काफ़ी आगे निकल चुके हैं, यानी सिलेक्शन की ओर बढ़ चुके हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है किसी का कोर्स 499, 799, 899 का कोर्स लेकर के पढ़ रहे हैं वीडियो कोर्स की मदद से, या फिर आप सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के पहले थ्योरी से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, फिर जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं और बढ़िया से कम टाइम में कम पैसे में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। चले आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये रहे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 MPSB पटवारी PYQ है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कंठ ध्वनि का उदाहरण है, यानी कि कंठ से कौन सा जो आपका वर्ण है इनमें से बोला जाता है, बताइए। चा है, टा है, खा है, ता है। अब इन सबको बोल करके देख लीजिए। चा, टा में क्या हो रहा है, हमारी जीभ ऊपर लग रही है। ठीक है, खा और ता। अब इस वक्त बताइए कौन सा कंठ ध्वनि का उदाहरण हो जाएगा, किसको बोलने में हमने अपने कंठ यानी गले का प्रयोग किया है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। खा बोल कर देखिए, खा, आपको लगेगा हमारे गले में से हवा निकल रही है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंठ वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को कंठ कहते हैं, और का वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे वो सारे के सारे कंठ वर्ण होंगे, जैसे का, खा, गा, घा। ठीक है, और ये सारी ध्वनियां जो होंगी ये आपकी क्या आ जाएंगी, कंठ वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये SI का प्रश्न है। या, रा, लावा किस प्रकार के व्यंजन कहलाते हैं, बताइए। या, रा, लावा किस प्रकार के व्यंजन कहलाते हैं। अगर आपने MPSB एप्टेक के एग्जाम दिए हैं तो आपने इन प्रश्नों को कई बार अपने एग्जाम्स में देखा होगा। बताइए, ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ है या संयुक्त है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं या, रा, लावा। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ये जो आपको या, रा, लावा दिख रहे हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन C आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो या, रा, लावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। तो कोई आपसे पूछे भैया अंतस्थ व्यंजन को अंतस्थ क्यों कहते हैं, तो आप कहोगे भैया वो जो वर्ण होते हैं ना वो स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। या, रा, लावा एक अंतस्थ वाली पूरी सीरीज हो जाएगी। आगे बढ़ें, चलिए 5 नंबर पर चलते हैं। देखिए 5 नंबर MPSB ग्रुप 4 का है, 10 मई 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। कह रहे हैं तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है, बताइए इसमें से कौन सी तालव्य ध्वनियाँ है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जो तालु की मदद से बोली जाती है तालव्य कहलाती है, आपको पता ही है। अब बताइए कौन सी है। पा, फा, बाभा है, चा, छा, जाझा है, ता, था, दाधा है, या फिर टा, ठा, डाढ़ा है। बताइए कौन सी इसमें से सीरीज है जो तालव्य ध्वनियों का सही वर्णन कर रही है।
प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चा छा जा झा जो है ये तालव्य ध्वनियों का सही वर्णन कर रही है। देखिए, जिन ध्वनियों का उच्चारण तालु यानी मुंह की छत का पिछला हिस्सा, आप जीभ को जब लगाइए तो मुंह की जो छत है ना इस तरह से है, ये आपकी मुंह की छत हो गई, इसका जो पिछला हिस्सा है ना ये क्या कहलाता है, ये तालु कहलाता है। तो जब बोलते वक्त हमारी जीभ इससे टकराती है तो ऐसे वर्णों को हम तालव्य कहते हैं और वे तालव्य ध्वनियां कहलाती हैं। तो चा वर्ग जो पूरा है ना ये पूरा तालव्य वाला ही है। चा छा जा झा या ये क्या हो जाएगा, ये आपका तालव्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, या और सा भी क्या होते हैं, तालव्य ही होते हैं। आगे बढ़ें, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 क्या है, प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से ऊष्म ध्वनियों का समूह कौन सा, बताइए कौन सी इसमें से ऊष्म ध्वनियां हैं। एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 14 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 का एग्जाम का प्रश्न है, बताइए कौन सी ऊष्म ध्वनियां भैया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आराम से आप पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन को। हम सीधे आंसर की ओर चलते हैं। लगा लिया होगा आपने आंसर, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सा सा और हा, ये जो तीनों सा होते हैं और जो हा होता है ना ये आपकी ऊष्म ध्वनियां होती हैं। क्यों होती हैं भैया, बता देते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख में रगड़ खाकर यानी कि गर्मी पैदा करती है, बोल करके देखिए सा आपको लगेगा हमारे मुंह से हवा बाहर निकल रही है और वो भी एकदम रगड़ करके बाहर निकल रही है। तो सा हो गया, षटकोण वाला सा हो गया, सरौता वाला सा हो गया, हा हो गया, है ना। हा को काकल्य भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उन्हें हम ऊष्म कहते हैं और सा और हा जो है ये ऊष्म ध्वनियों के सही उदाहरण हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे बहुत बार पूछा गया है कि ये जो छा वर्ण है ना किन दो वर्णों के योग से बनता है। बताइए छा वर्ण किन दो वर्णों के योग से बनता है, का और सा के, का और इस सा के, का षटकोण सा के, या फिर आधा का और सा से। बताइए किसके मिलने से छा वर्ण बनता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, का आधा का। ध्यान रखना, आधा का और षटकोण वाला सा के मिलने से ये छा वर्ण बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो छा एक संयुक्त व्यंजन है, एक तो यही मिल गया कि छा कैसा व्यंजन है सर, छा एक संयुक्त व्यंजन है, एक नंबर तो ये पक्का हो गया, ठीक है। जो आधा का और पूरे सा के मेल से बनता है, कई बार ऑप्शन में देते हैं, देखो 4 ऑप्शन दिया है, पूरा का पूरा सा, हाँ का और इस ये सिटी वाला सा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सा हमको लगाना है और कौन सा का लगाना है। तो आधा का लगाना है मेरे भाई और पूरा सा लगाना है षटकोण वाला, ठीक है। एमपी जेल पहली का प्रश्न है, 15 जून 2026 शिफ्ट 1 का प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उच्चारण के आधार पर छोटा आ और बड़ा आ इसका उच्चारण स्थान क्या है। बताइए, बोल करके देख लेते हैं अपन, आ बोल करके जब देखेंगे तो बताइए कहाँ से ये ध्वनियां निकल रही हैं। तालव्य तालु से निकल रही हैं, मूर्धन मूर्धा से निकल रही है। मूर्धा क्या होती है, वही जो छत होती है ना, ये वाली छत, ये हमारी जीभ के ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको छत कहते हैं। हाँ, छत का मतलब इसको मूर्धा कहते हैं, ठीक है। और इसके पीछे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। तो बताइए मूर्धन है, ओष्ठ है, कंठ है, कैसी है भैया। बताइए आ और आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये कंठ ध्वनियां हैं। बोल कर देखो आ, तो ये हमको लग रहा है गले में से निकल रही है, ठीक है ना। तो ये भी आपका एमपीएसबी ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 में पूछा गया, 20 नवंबर 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कंठ ध्वनियां कहते हैं। बोलने में गले का उपयोग यहाँ पर हो रहा है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है, वर्णमाला में अयोगवाह किसे कहा जाता है। अब ये तो पता है भैया, अयोगवाह अंग और आहा को सर अयोगवाह कहते हैं, लेकिन यहाँ तो ये अंग और आहा तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो फिर किसको हम जो है कहेंगे अयोगवाह। तो भाई संयुक्त व्यंजन को कहेंगे, अनुस्वार एवं विसर्ग को कहेंगे, महाप्राण को कहेंगे, या फिर अंतस्थ को कहेंगे। किसको कहेंगे बताइए। सही आंसर ऑप्शन में भी, अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं भाई, अनुस्वार मतलब वही अंग, ठीक है, और विसर्ग मतलब वही आहा, है ना। इसी को तो विसर्ग कहते हैं, इसी को तो अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग जो है इसी को हम क्या कहेंगे, अयोगवाह कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं सर, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से ये स्वर है और ना ही पूरी तरह से व्यंजन है, इसलिए इनको हमने उठाकर अलग रख दिया है। नॉर्मली आपसे पूछे व्यंजन स्वर कितने हैं तो आप कहोगे सर 13 स्वर है, लेकिन आपसे क्या मूल रूप से स्वर कितने हैं तो आप कहोगे सर 11 स्वर है। क्यों ये 11 क्यों रह गए, क्योंकि ये जो स्वर थे ना इनको बाहर कर दिया, ठीक है ना, इस वजह से ये 11 रह गए हैं। चलिए 10 नंबर पर चलते हैं। देखिए 10 नंबर क्या है, एमपीएसआई का पीवाईक्यू है, ज्ञा वर्ण जो है वो किन वर्णों के योग से बना है। ये जो अपना ज्ञा होता है ये बताओ किसके किसके मिलने से बनता है। जा और ता के, या फिर पूरा जा पूरा इया के, या फिर आपका आधा का और इया के, या फिर आधा जा और धा के, किसके मिलने से ज्ञा बनता है। आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आधा जा और पूरा इया के मिलने से क्या बनता है, ज्ञा बन जाता है। तो ज्ञा एक संयुक्त व्यंजन है। अब देखो दो ऐसे व्यंजन जो दो वर्णों के मिलने से बनते हैं उनको हम संयुक्त कहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। इसका निर्माण कैसे होता है, तो भाई आधा जा से और पूरे यहाँ के योग से क्या हो जाता है, ज्ञा का निर्माण हो जाता है। चलिए आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है,
भाई निम्न में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? मूर्धन्य है, बताइए कौन सा मूर्धन्य है? मूर्धन्य का मतलब समझ गया, ये ऊपर वाली जो छत होती है, तो किसको बोलने में हमारी जो जीभ है वो इस ऊपर वाली छत से टकरा रही है, उसको हम मूर्धन्य कहेंगे। बोल करके देख लो मेरे भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गा, गा, जा, ड़ा, फा। बताइए कौन सा है जिसको बोलने में हमारी जीभ मूर्धा से टकरा रही है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डा को जब बोल कर देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा हमारी जीभ जो है ऊपर वाली छत से टकरा रही है, तो डा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, डा के अलावा सर और कौन कौन से वर्ण जो मूर्धा से बोले जाते हैं? तो जितना भी टा वर्ग के वर्ण होंगे ना वो सारे मूर्धा वाला ही हो जाते हैं, जैसे कि टा, ठा, डा, अड़ा, अड़ा। ठीक है, तो ये क्या मूर्धन्य हो जाएंगे। ऋषि, रा और सा, ये भी मूर्धन्य ध्वनियां ही बोली जाती हैं। भाई बोल करके देख लेंगे, हर चीज चेक करके देख लेंगे, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, यानी ऊपर वाली छत के टकराने से होता है। चलो आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 12 चलते हैं। थोड़ा सा अब स्पीड को भी बढ़ा लेते हैं, है ना, नहीं तो ऐसे तो भाई 100 प्रश्न काफी टाइम ले जाएंगे, 2-2.5 घंटा ले जाएंगे, है ना। चलिए स्पीड बढ़ाते हैं। तो ओ और अ का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या फिर तालव्य। किसके मिलने से ओ और बड़ा ओ बनते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंठोष्ठ। यानी कंठ और ओठ, कंठ यानी गले और ओठ के मिलने से जो शब्द निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंठोष्ठ कहलाते हैं। छोटा ओ और बड़ा ओ जो है वो इसी का उदाहरण हो जाएगा। ओ और अ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ यानी कि ओष्ठ होता है, दोनों की सहायता से ये बोले जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? ये कंठोष्ठ हो जाएंगे। एमपीएसबी फॉरेस्ट गार्ड 6 जून 2026 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, रीसेंट प्रश्न है, 1 महीने पहले का, 1-1.5 महीने पहले का। चलो 13 नंबर देखो, ग्रुप 4 का प्रश्न है, छोटा ए और बड़ा ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? बताइए क्या होता है? कंठ तालव्य होगा, कंठोष्ठ होगा, दंत होगा या फिर मूर्धन्य होगा? क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये होगा कौन? कंठ तालव्य। तो छोटा ए और बड़ा ए, ये कंठ और तालु दोनों की मदद से बोले जाते हैं, तो हमको क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कह देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए 14 नंबर पर चलते हैं। 14 नंबर कह रहे हैं कि वाह जो है ना, जो वर्ण वाह है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो बोल करके देख लो ना मेरे भाई, वाह वाह वाह। बताइए किसके किसके मदद से हम बोल रहे हैं? ओठ, दंतोष्ठ, तालव्य, मूर्धन्य। सही आंसर आपका हो जाएगा, ये हम बोल रहे हैं दंतोष्ठ। वाह बोल कर देखो, वाह, हमारा जो नीचे वाला ओठ है ना वो दांत से टकरा रहा है, तो ओठ और दांत दोनों मिलकर के इस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, इस वर्ण का, तो ये क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पर वही लिखा है जो अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, 15 नंबर पर चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं श्वास वायु यानी प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो श्वास वायु के आधार पर कितने भाग में जो है हमने व्यंजनों को बांटा है? आइए देखते हैं। 2, 3, 4, 5 कितने में बांटा मेरे भाई? एमपीएसआई का पीवाईक्यू है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है प्राणत्व, यानी कि जो हमारी वायु होती है ना, वायु निकलने के आधार पर। कौन कौन से देखिए, तो प्राण यानी श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अल्प प्राण होता है और एक क्या होता है? महाप्राण होता है। अगर आपने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं, उस नोट्स में आपने थ्योरी पढ़ रखी है, तो क्या अल्प प्राण क्या महाप्राण होता है, ये सब आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ें, 16 नंबर पर चलते हैं। देखिए 16 नंबर क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण है वो क्या कहलाता है? यानी 135 की बात कर रहे हैं। 135 क्या कहलाता है? अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। क्या कहलाएगा मेरे भाई? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये अल्प प्राण कहलाते हैं। 135 ध्यान रखना, 135 अल्प प्राण, 135 अल्प प्राण, 135 अल्प प्राण, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण कहलाते हैं। क्योंकि ये देखो एग्जाम में जब पूछे जाते हैं ना, तो इतना प्रेशर रहता है दिमाग पे कि ये अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, अघोष क्या है, सघोष क्या, समझ में ही नहीं आता उस टाइम पे, है ना। तो इसको आप मतलब फील करके देखिए कि अभी आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं, आपसे कह रहे हैं तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, तो तुरंत ध्यान रखो 135 अल्प प्राण, 135 अल्प प्राण। तो सही आंसर आपका अल्प प्राण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखो व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, और जो अंतस्थ होते हैं ना, यारा, लावा, ये भी अल्प प्राण ही कहलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 17 नंबर पर चलते हैं। देखिए क्लास में अगर मजा आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और प्यारा सा एक लाइक कर देंगे, है ना, और इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने उन सभी मित्रों तक जिनको ये परेशानी है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू कहाँ से कवर करें, एमपीएसबी जो है एपटेक के। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? बताइए कौन सा महाप्राण व्यंजन है? तो 135 याद है ना, 135 को छोड़ दो, इसके अलावा जो दिया गया होगा वो महाप्राण हो जाएगा भाई। चलो देखो, का, चा, भा, था, बताइए कौन सा इसमें से महाप्राण है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो भा है ना, ये महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा यानी 24, दूसरा और चौथा जो होगा वो महाप्राण हो जाएगा। ध्यान कैसे रखेंगे सर अल्प प्राण महाप्राण का? देखो अल्प प्राण में स्टार्टिंग 1 से हो रही है, ये छोटा है तो अल्प है, अल्प है तो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1, 3, 5, 135 अल्प प्राण। बाकी बचा कौन भैया? 24,
2 और 4 बचा तो महाप्राण। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे याद कर लें या केवल 2-4 याद कर लें, 2-4 महाप्राण लोग रहते हैं आजकल, बाकी सब तो बेकार हैं। ऐसे याद कर लो कि 2-4 महाप्राण लोग होते हैं, है ना। तो ऐसे भी आप ध्यान कर लेंगे, 2-4 को छोड़ करके बाकी अल्प प्राण हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत? चलो, तो देखो दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म जितने व्यंजन होते हैं सा 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 और हा, ये महाप्राण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अंतस्थ क्या होते हैं? अंतस्थ वाले अल्प प्राण होते हैं, तो आ से अंतस्थ, आ से अल्प प्राण। ठीक है, और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। चलिए 18 नंबर पर चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्या है? कह रहे नाद गूंज के आधार पर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? वो अघोष सघोष की बात यहाँ पर आ गई। बताओ, तो गूंज के आधार पर क्या कहलाता है? कौन सा? पहला और दूसरा। तो सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अघोष कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वर्ग का पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा अघोष, बाकी सारे सघोष, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो पहला और दूसरा जो होगा वो अघोष कहलाएगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। और सा सा ये भी क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। सारे के सारे सा जो है वो अघोष हैं और पहला और दूसरा ये अघोष है। ठीक है, अब इसके अलावा जितने भी व्यंजन बचते हैं वो सारे के सारे सघोष हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान रखना, पहला दूसरा अघोष, बाकी सारे सघोष। चलो, उधर 135 अल्पप्राण था, इधर पहला दूसरा जो है आपका अघोष हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा वर्ण सघोष है? यानी घोष भी कह सकते हैं, सघोष भी कह सकते हैं। अब बताओ कौन सा सघोष है? तो का, खा, चा या गा, कौन सा भैया इसमें से सघोष हो जाएगा? सघोष यानी घोष वर्ण है, तो एक अघोष होता है, एक सघोष होता है। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो गा है ना ये आपका क्या होगा? सघोष हो जाएगा, यानी कि सघोष या फिर घोष हो जाएगा। देखिए, तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि पहले और दूसरे को छोड़ करके तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण होगा वो क्या होगा? सघोष होगा। तो गा जो है ना वो का वर्ग का तीसरा वर्ण है। भाई ऐसे लिखो ना, का, खा, गा। कौन से नंबर पे आ रहा है? सब तीसरे नंबर पर आ रहा है। आपने यही तो बताया था, पहला दूसरा क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा, बाकी सारे सघोष। तो ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 20 नंबर पर चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20। देखिए, ये देखिए, अड़ा और हा को क्या कहा जाता है? इन दोनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, क्या कहेंगे मेरे भाई? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनको हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। पटवारी में 22 अप्रैल 2025 की शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए 25 नहीं, यहाँ 2023 हो जाएगा, गलती से 25 लिखा है। तो ढा और ढा उच्छिप्त यानी द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ में नीचे आती है, इसलिए हम इन्हें उच्छिप्त कहते हैं। ढा और ढा, ठीक है, ये वाला अड़ा हो गया और ये वाला ढा, दोनों के नीचे बिंदी है, ध्यान रखना, है ना। ये उच्छिप्त व्यंजन कहलाएंगे। चलिए 21 नंबर देखिए। 21 नंबर है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 33, 25, 44, 52 स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं मेरे भाई? ये आपका 19 जनवरी 2025 का है, शिफ्ट 1 का। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 25 होते हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 25 मानी गई है। देखिए, तो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के 25 वर्णों, का से माँ तक को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो का से लेकर के और कहाँ तक? माँ तक, यानी जितने भी जो वर्ण होते हैं ना, वो मतलब कि जो वर्ग वाले होते हैं, का, चा, टा, ता, पा, है ना, जो वर्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? का, चा, टा, ता, पा, ये 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, तो पांचों वर्ग में 5-5 शब्द होते हैं, तो 5 × 5 25 हो गए। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए 22 नंबर देखिए। 22 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा? बताइए पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? या, रा, ला, वा, कौन सा है पार्श्विक व्यंजन? 26 फरवरी 2026 की शिफ्ट 1 में पूछा गया एमपीएसआई में। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ला जो है ना, ये ला क्या हो जाएगा? पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो ला एक पार्श्विक व्यंजन है क्योंकि इसके उच्चारण में हवा जीभ के दोनों बगल से निकल जाती है। बोल करके देखिए, ला ला बोलकर देख रहे हैं तो हवा क्या हो रही है? जीभ के बगल से निकल जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। चलिए 23 नंबर पर चलते हैं। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये परेशान करेंगे एग्जाम में। इसमें क्या होता है ना, है तो सरल, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर साथ में मिल जाता है ना तो फिर समस्या हो जाती है, और अब तो डबल प्रेशर रहेगा क्योंकि माइनस मार्किंग भी तो है मेरे भाई। तो बताइए लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहेंगे? रा, ला, वा या हा, किसे कहेंगे लुंठित? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रा को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं, इसी को प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। सर ऐसा क्यों कहते हैं ये भी बता दो। तो देखो, रा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ को तालू से लुढ़क करके स्पर्श करना पड़ता है और कंपन भी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? रा लुंठित व्यंजन हो जाएगा।
चलिए 24 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जो दांतों की मदद से नहीं बोला जाता। बोल करके देख लो भाई सारे, ता, था, दा, चा। चा बताइए कौन सा हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब हम चा को बोलते हैं तो चा को बोलने में दांतों का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये दंत वर्ण नहीं होगा। तो ता वर्ग की जितनी भी ध्वनियां होती हैं वो सारी दंत वर्ण होती हैं। चा जो है वो कैसी है, तालव्य ध्वनि। चा को बोलेंगे तो ये हमारी जो जीभ है ना वो तालु से टकरा रही होगी, तो तालव्य हमारा इसका आंसर होगा। 25 नंबर पर चलते हैं 25। 25 क्या है, अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण कहाँ से होता है। बताइए जो अनुनासिक ध्वनियाँ होती है ना उनका उच्चारण कहाँ से होता है। केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या फिर कंठ से। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह दोनों से जो है अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो अनुनासिक ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे चांद हो गया, गांव हो गया, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों की वजह से करना पड़ता है और इसमें हम क्या करते हैं, चंद्र बिंदु लगा देते हैं, ठीक है ना, तो ये अनुनासिक बन जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है जेल पैरी में। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर प्रश्न क्या है। अब आपको बताना है हा वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा। बताइए, अभी आपको बताया था हा जो वर्ण होता है ये कंठ से बोला जाता है, इसको हम काकल्य भी कहते हैं, ऊपर ही आपको बताया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लेना, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। देखो 27 नंबर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं। बताइए, दीर्घ कहेंगे, ह्रस्व कहेंगे, प्लुत कहेंगे, या फिर संयुक्त कहेंगे। सही आंसर आपका हो जाएगा, हम उसको ऑप्शन नंबर बी ह्रस्व स्वर कहेंगे, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व कहते हैं। आ, छोटा ई, ऊ और री, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर कह रहे हैं प्लुत स्वर का उदाहरण कौन सा। बताइए, प्लुत स्वर कौन से होते हैं, आ, उ, ओम या ए, कौन सा इसमें से प्लुत स्वर हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओम। ओम को बोलते समय ना, ओम को कभी कभी आप देखेंगे ओम ऐसे 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 भी लिखा आपको मिल जाता है, ये क्या होता है, ये प्लुत स्वर होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम में ओ का लंबा उच्चारण करना पड़ता है, इसलिए ये प्लुत स्वर कहलाते हैं, ध्यान रखना है आपको। 29 नंबर पर चलते हैं 29 कहना है जीभ के प्रयोग के आधार पर छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए, ये किस प्रकार के स्वर हैं। बताइए, ध्यान रखना, जीभ के प्रयोग के आधार पर पूछ रहे हैं। अग्र स्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है, या फिर विभ्रत स्वर है। बताइए, जीभ के प्रयोग के आधार पर ये आपके अग्र स्वर हो जाएंगे, यानी जीभ के आगे वाले पार्ट से ये बोले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा काम करता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं। छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए, ये सारे के सारे अग्र स्वर के उदाहरण हो जाएंगे मेरे भाई। आगे बढ़े, 30 नंबर पर चलते हैं। देखिए 30 नंबर प्रश्न है, जीभ के प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर कौन सा। बताइए, तो ये हमारी जीभ है, ये अग्र हो गया, ये मध्य हो गया, ये पश्च हो गया, तो कह रहे हैं यहां से कौन सा बोला जाता है ये बता दो। बड़ा आ, ऊ, छोटा आ, ओ, कौन सा हो जाएगा भाई। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटा आ जो है ये जीभ के प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 31, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर सेमी वोवेल किसे कहा जाता है। बताइए, कौन सा इसमें से अर्ध स्वर है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या और वाह जो है ये क्या हो जाएंगे, अर्ध स्वर हो जाएंगे। एमपी पटवारी का PYQ है, ठीक है। तो या और वाह को हिंदी में अर्ध स्वर माना जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण कभी स्वर की तरह तो कभी व्यंजन की तरह हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, अर्ध स्वर कहलाएंगे। 32 नंबर पर चलते हैं 32। देखो 32 कह रहा है भाई मुखाकृति, यानी ओंठों की स्थिति के आधार पर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये कैसे स्वर है। ओंठों की स्थिति के आधार पर, बोलने पर जब हमारे ओंठों की क्या स्थिति हो रही है इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। सर ये किसके ओंठ बना दिए तुमने चलो छोड़ो। अब व्रतमुखी है, व्रतमुखी है, तालव्य है, नासिक है। बताइए, तो अगर हम छोटा ऊ, बड़ा ऊ बोलते हैं तो ये किसके अंतर्गत आएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये व्रतमुखी हो जाएंगे। बोलते वक्त हमारे ओंठ एक व्रत का आकार ले लेंगे। ऊ, ओ बोलकर देखो, ऊ, ओ, हमारे ओंठ कैसे लग रहे हैं, एक व्रत के आकार ले रहे हैं, तो ये आपके व्रतमुखी हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोल वृत्ताकार हो जाते हैं उन्हें व्रतमुखी कहते हैं। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ जो है व्रतमुखी के अंतर्गत आएंगे। 33, वर्णमाला में कुल कितने संयुक्त व्यंजन माने गए। भाई बताओ, संयुक्त व्यंजन कितने हैं। 2, 3, 4, 5, कितने संयुक्त व्यंजन हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। जेल पैरी का प्रश्न है, तो हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से भैया, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। संयुक्त व्यंजन बताया था ना, 2 व्यंजनों के मेल से या फिर 2 स्वरों के मेल से जो बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये चारों के चारों जो है वो क्या हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। ये स्रा वाला बहुत पूछा जाता है, एक तो छा पूछते हैं और एक ये स्रा पूछते हैं, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। और ये किससे बनता है, ये ज्ञा का पूछते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 34 नंबर 34 कह रहे हैं, त्रा, त्रा वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना। बताइए, त्रा जो है वो किसके मेल से बना है। ता और रा के, पूरा ता, आधा रा के, टा और रा के किसके मेल से बना भैया, जल्दी बताओ। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आधा ता और पूरा रा के मेल से त्रा बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो संयुक्त व्यंजन त्रा आधा ता और पूरे रा के योग से बनता है। आगे बढ़िए 35 नंबर 35,
इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाएगा? बताओ कौन सा स्पर्श संघर्षी है, बताइए कौन सा वर्ग है, बताओ। ये 4 वर्ग आपको दिए गए हैं, जल्दी से पढ़ लो भाई और बताओ कौन सा ऐसा है जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो चा, छा, जा और झा है ये आपके स्पर्श संघर्षी हो जाएंगे। एमपीएसबी एसआई का प्रश्न है ये, ठीक है। देखिए तो चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण चा, छा, जा, झा स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ रगड़ भी होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी कहते हैं। चलो 36 नंबर देखो, 36, एक मिनट, चलिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में जो है आपका जी के जीएस वाला काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, जो जी के जीएस के पीवाईक्यू है ना एग्जाम वाइज, है ना, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आज जो आपकी 2500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, 2500 क्वेश्चन का 601 से लेकर के 700 तक प्रश्न आने वाले। 600 प्रश्न तो ऑलरेडी हम दे ही चुके हैं आपको, रिसेंट पीवाईक्यू 2026 एप्टेक वाले, है ना। अब 601 से 700 वाले प्रश्न आने वाले हैं, आज आ जाएंगे। इनकी पीडीएफ भी हमने तीनों ग्रुप में डाल दी है। एप्टेक वाले में, एप्टेक के जो 3 ग्रुप है, पेड ग्रुप है जिनका एग्जाम है, उन तीनों ग्रुप में हमने इसकी पीडीएफ डाल दी है। चलिए, मुख द्वार खुलने के आधार पर बड़ा आ जो है किस प्रकार का स्वर है, और इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनी है 2500 जी के जीएस की प्लेलिस्ट, देख सकते हैं चैनल के अंदर जाकर के। बताइए मुख द्वार खुलने के आधार पर आ जो है किस प्रकार का स्वर है? विव्रत है, अर्ध विव्रत है, संवृत है, अर्ध संवृत है, कैसा हो जाएगा मेरे भाई? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये विव्रत है। मुख द्वार खुलने के आधार पर जो आ है ना, आ में क्या रहा, मुख पूरा खुल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विव्रत हो जाएगा। विव्रत का अर्थ है पूरा खुला हुआ, बड़ा आ के उच्चारण में मुखद्वार पूरा खुलता है, अतः ये क्या हो जाएगा? विव्रत स्वर हो जाएगा। आगे बढ़े 37 नंबर, 37 है मुख द्वार खुलने के आधार पर छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये कैसे स्वर है? मुख द्वार खुलने के आधार पर, ओठों की बात नहीं कर रहे हैं, मुख द्वार की बात कर रहे हैं, ठीक है। विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत, अर्ध संवृत कैसे हो जाएंगे भैया? तो मुख द्वार खुलने के आधार पर ये कैसे हैं? संवृत हैं, संवृत, ठीक है। आगे बढ़िए 38 देखिए, 38 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि नासिक यानी नासिका से उच्चारित है? नाक की मदद से, जिसको हम बोलते हैं उसे हम नासिक कहते हैं। बताइए इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो इया है, इया बोल के देखो, इया क्या है? नाक की मदद से हम बोल रहे हैं, तो नासिक जो है वो इया हो जाएगा। 39 देखिए, 39 क्या कह रहे हैं? 39 कह रहे हैं जो श्रावण है ना, श्रावण वो किन वर्णों के योग से बनता है? बताइए श्रा किन वर्णों के योग से बनता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीटी वाले आधा सा से और रा की मदद से क्या बनता है? श्रा बनता है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन श्रा आधा सा और पूरे रा के योग से बनता है, ये ध्यान रखना है आपको। 40 नंबर पर चलते हैं, देखिए 40 नंबर क्या है? अयोग वह वर्णों अंग और आहा को स्वरों के साथ रखने का श्रेय किस व्याकरणविद को दिया जाता है? बताइए। सामान्य तथा अगर हम डायरेक्ट बात करें तो किस व्याकरणविद ने अंग और आहा को अयोग वाह बताया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा अंग और आहा को क्या बताया गया है? अयोग वाह बताया गया है। तो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अयोग वाह नाम दिया क्योंकि ये बिना किसी योग के ही अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इन्हें हम अयोग वाह कहते हैं। अंग और आहा ध्यान रखना, बहुत पूछे जाते हैं। चलिए 41 कह रहे हैं हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं? भैया बताओ ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5 कितने प्रकार होते हैं ध्वनियों के? सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन, है ना, यही 2 होते हैं, और कुछ होता है क्या? स्वर और व्यंजन 2 ही तो होते हैं ध्वनियों के। तो हिंदी भाषा में मूल रूप से ध्वनियों के 2 भागों में बांटा गया। एक तो स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, दूसरे व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनियाँ होती हैं। तो 2 भागों में हमने इसको बांटा है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़िए 42 देखिए, 42 कह रहे हैं डा और ढा बिना बिंदु वाले। देखो एक तो ऊपर बताया था, ये इस तरह का बताया था, लेकिन अब क्या कह रहे हैं? जो डा और ढा है बिना बिंदु वाले, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है ये बताइए। दंत, कंठ, मूर्धन या ओष्ठ? तो कहाँ से बोलते हैं? जेल पहरी का प्रश्न है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मूर्धन, मूर्धा की मदद से बोलते हैं डा और ढा को। और ये कौन से डा और ढा है? जिनमें बिंदी नहीं लगी हुई है, ठीक है, डमरू वाले। तो टा वर्ग के अंतर्गत आने वाले डमरू वाला डा और ढा का उच्चारण मूर्धा से होता है, अतः ये मूर्धन्य जो है इसका सही आंसर होगा। 43 पर चलते हैं। 43 देखिए, पटवारी वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष और महाप्राण दोनों है? और ये सर जी क्या करते हैं? दोनों याद करना पड़ेगा। अघोष पहला दूसरा अघोष, बाकी सारे सघोष। महाप्राण 1, 3, 5, अल्पप्राण बाकी सारे महाप्राण। अब बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा? ठीक है, का, खा, गा और घा। तो सही आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खा। क्यों सर? 135 को छोड़ करके बाकी सारे महाप्राण होंगे, तो बचे कौन से? 24, 2 और 4, ठीक है। अब अल्पप्राण की बात करते हैं तो पहला अघोष की बात करते हैं तो पहला दूसरा अघोष, बाकी सारे सघोष। तो मैच कौन कर रहा है? दूसरा कर रहा है, यानी किसी भी वर्ग का दूसरा जो वर्ण होगा वो अघोष होगा और महाप्राण होगा। इसको कौन फॉलो कर रहा है? का वर्ग का का, खा, गा, घा। दूसरे नंबर कौन आ रहा है? खा आ रहा है, तो खा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन समझ में आ गया ना? तो इस तरह से कॉम्बिनेशन वाले प्रश्न ही बनते हैं मेरे भाई। ये थोड़े से कठिन प्रश्न होते हैं क्योंकि प्रेशर में ये प्रश्न फिर सॉल्व करने में बड़ी समस्या हो जाती है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर पर चलते हैं। 44 कह रहा है निम्नलिखित में से सघोष और अल्पप्राण वर्ण कौन सा बताओ। सघोष होना चाहिए और अल्पप्राण होना चाहिए। अब कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा, चा छा जाओ झा, कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो जा है ना वो अघोष भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? अल्पप्राण भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए। तो तीसरा वर्ण होने के कारण ये 3 4 5 यानी सघोष में भी आएगा और अल्पप्राण 1 3 5 दोनों में आएगा। मैचिंग कौन कर रहा है? 3 नंबर मैचिंग कर रहा है, देखो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ये दोनों को फॉलो करेगा। आगे बढ़ें, चलिए 45 नंबर कह रहे विसर्ग का उच्चारण स्थान किस वर्ण की तरह होता है? किस वर्ण की तरह हम विसर्ग को लगाते हैं बताइए? सा हा सा या मा। तो विसर्ग को हम कैसे पढ़ते हैं? हा के रूप में पढ़ते हैं। कहते हैं भाई अतः अतः। अब अतः को लिखते तो हम ऐसे हैं विसर्ग लगा करके, लेकिन बोलते हम ऐसे हैं अतः, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो विसर्ग का स्थान हम हा की तरह करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। MPSB ग्रुप 4 का है, 18 मई 2025 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। चलो 46 देखें। 46 फॉरेस्ट गार्ड का प्रश्न है अमानक वर्ण जो अब मानक हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं, जिनका रूप बदल गया है, का उदाहरण कौन सा बताइए? अमानक वर्ण का उदाहरण कौन सा है? खा भा झा अधा, कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो झा है पुराना वाला, पुराने कैसे झा? पुराने झा को हम ऐसे लिखते थे, है ना, ऐसे कुछ करके लिखते थे, ठीक है ना, पुराने झा को। तो अब इसका जो है अमानक इसको घोषित कर दिया गया है और अब मानक रूप से हम झा को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो मानक हिंदी में जो प्रयुक्त नहीं होते हैं उनका रूप बदल गया है, उनको हम क्या कहते हैं? इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण झा हो जाएगा। और कौन सा वाला झा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा जो अब हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो 47 देखिए आधा ता और सा के मेल से बनने वाला कौन सा हो जाएगा बताइए? संधि और वर्ण के संयोग से कौन सा बनता है जिसमें आधा ता रहे और सा रहे? कौन सा वर्ण बनेगा मेरे भाई? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। तस बन जाएगा, चच्छ बन जाएगा, छा बन जाएगा, त्रा बन जाएगा। कौन बनेगा? आधा ता और सा के मेल से। और ये संधि वाले नियम की बात कर रहे हैं, है ना, संधि में इसका नियम का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। अब संधि के जब कराएंगे तो संधि भी आपको देखने को मिल जाएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बनता है छा। कहते हैं तक्षीण, तक्षीण, तो इसमें क्या रहता है? तक्षीण, है ना। तो ये ता और सा के योग से बनता है, संधि में ये नियम काम करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे सत प्लस शास्त्र, तो आधा ता और सा मिल रहा है, तो सत प्लस शास्त्र को हम मिलाकर क्या बोलते हैं? सच्छास्त्र बोलते हैं, है ना। तो क्यों बोल देते हैं? क्योंकि यहाँ पर संधि का ये नियम फॉलो कर रहा है कि आधा ता होगा और ये पूरा सा होगा, तो ये मिल करके भाई छा बन जाएंगे और ये वाला छा बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चले 48 पर। 48 कह रहा है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला को किन 2 भागों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर यानी बोलते वक्त हमारी स्वर तंत्रियां कंपित कर रही हो, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ह्रस्व, दीर्घ या फिर स्वर व्यंजन। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अघोष और सघोष में बांटा गया है। ठीक है, MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 ग्रेजुएट लेवल वाला जो एग्जाम है 28 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 का ये प्रश्न है। देखो आगे बढ़े भैया, चलो फिर 49 पर चलते हैं। 49 क्या है? पटवारी का प्रश्न है वर्तस्थ यानी मसूड़ा और दंतमूल ध्वनियों का समूह कौन सा बताइए? कौन सा वर्तस्थ है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना, रा, ला और सा। इसमें बोलने में हमें क्या क्या यूज करना पड़ता है? एक तो मसूड़ा यूज कर रहे हैं, दूसरा दंतमूल का हम यूज कर रहे हैं, तो ना, रा, ला और सा जो है वो क्या हो जाएंगे? वर्तस्थ हो जाएंगे। ठीक है, 50 नंबर देखते हैं जो आपकी वर्णमाला का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद देशज विदेशज तत्सम तद्भव शुरू हो जाएंगे। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बताइए? किसी अक्षर पर अगर हम बल दे रहे हैं तो उस बल देने वाले अक्षर को हम क्या कहेंगे? संगम, अनुतान, बलाघात, महाप्राण। क्या कहेंगे भैया? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसको हम क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो बोलते समय किसी विशेष अक्षर या शब्द पर जो जोर दिया जाता है, जो स्ट्रेस पड़ता है, उसे बलाघात या फिर स्वराघात कहते हैं। तो ये 50 प्रश्न जो मोस्ट रिपीटेड थे MPSB एप्टेक के वर्णमाला के, वो हमने आपको करा दिए हैं। रियल ऑथेंटिक प्रश्न है जो MPSB की ऑफिशियल जो आंसर कीज़ हैं, फाइनल आंसर की, वहाँ से हमने निकाले हैं विभिन्न एग्जाम के, जिसमें आपके MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 का ग्रेजुएट लेवल, MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का ग्रेजुएट लेवल, पटवारी का ग्रेजुएट लेवल, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, MP SI का, इन सभी प्रश्नों को हमने कवर किया जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अब अगले जो 50 प्रश्न आने वाले हैं वो आपके मोस्ट रिपीटेड प्रश्न होंगे शब्द भेद के। शब्द भेद मतलब तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तो 50 मोस्ट रिपीटेड PYQ हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो तैयार हैं? तैयार होने से पहले भैया लाइक तो कर दो, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग तैयार हैं, है ना। एक हाइप का ऑप्शन आता है HYPE, जब कमेंट करने जाओगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप भी कर देना मेरे भाई। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम पेज है सक्सेस जंक्शन 777 लिख देना तो आपको इंस्टाग्राम पेज दिख जाएगा। सर क्यों हम इसको फॉलो करें? तो उसका एक वजह है भाई, इंस्टाग्राम पर हम जो करंट अफेयर और स्टैटिक जी के ना वो फोटो फॉर्म में कवर करते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए 10 करंट अफेयर मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव और फोटो फॉर्म में। ठीक है, 10 स्टैटिक जी के डेली मिलती है ना, ऑब्जेक्टिव और फोटो फॉर्म में। तो यहाँ से आपकी बढ़िया से तैयारी हो जाएगी, साथ साथ में करंट अफेयर और स्टैटिक जी की तैयारी होती रहेगी। तो अभी वीडियो को पॉज कर लीजिए और तुरंत
तुरंत इंस्टाग्राम पर जाइए। अच्छा, जाके लौट करके आना, ऐसा मत करना कि वहाँ पर जाते फिर रील देखने लगो। एक काम करो, अभी मत जाओ तुम, वीडियो खत्म हो जाने दो तब जाना, ठीक है? नहीं तुम लौट के ही नहीं आ पाओगे। वहाँ गए तो फिर गए, ठीक है? तो बस सुबह सुबह उठो, 9 बजे से पहले पहले हम डाल देते हैं, आराम से पढ़ करके वापस लौट के आ जाओ, ठीक है? चलिए शुरू करें। अब देखो तत्सम तद्भव होते क्या है भाई? तत्सम का अर्थ है तत्सम, यानी कि पहले के जैसा, यानी जैसा संस्कृत में शब्द हुआ करते थे वैसे के वैसे हिंदी में आ गए तो हम उसको तत्सम कह देते हैं, ठीक है? तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत में जैसे थे उनका रूप बदल करके हिंदी में आ गया, उनको हम तद्भव कह देते हैं। देशज यानी ऐसे शब्द जो हमारे देसी लैंग्वेज में यानी कि हमारे खुद के द्वारा बनाए गए हैं, देशज कहलाते हैं। विदेशी ऐसे शब्द जो हमने बाहर से लिए हैं, भाई फारसियों से ले लिए हैं, पुर्तगालियों से ले लिए हैं, आलू हो गया, तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमने बाहर से खरीदे हैं। खरीदे का मतलब बाहर से अपनी हिंदी में शामिल किए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, ठीक है? 4 प्रकार के शब्द हो जाते हैं। अब चलो यहाँ पर आपको यही फाइंड आउट करना है कि किसका तत्सम कौन है, किसका तद्भव कौन है, कौन सा देसी है और कौन सा विदेशी है, ठीक है? शुरू करें, चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का ये PYQ है। अट्टालिका शब्द का सही तद्भव रूप क्या होगा? अट्टालिका कैसा लिखा है? ये तत्सम रूप में लिखा है, ऐसे ही इसको हम संस्कृत में लिखते हैं। इसका तद्भव बता दीजिए, इसका तद्भव क्या होगा? अटाला, अटल, अटारी, अट्टास, क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अटारी। अटारी को हम अट्टालिका तत्सम में कहते हैं और तद्भव इसका अटारी हो जाएगा, ऑप्शन सी। सॉल्यूशन आप पढ़ते चलना है ना, क्योंकि हमने बता दिया सॉल्यूशन कि भाई क्या होता है, जो संस्कृत में जैसा होता है वो तत्सम, उसका उल्टा जो है तद्भव हो जाएगा, है ना? तो इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है सॉल्यूशन को। देखिए, मच्छिका शब्द का तद्भव रूप बताइए। मच्छिका तत्सम लिखा हुआ है, इसका तद्भव बता दीजिए। मछली, मक्खी, मच्छर, माछी, क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्खी। मक्खी को हम संस्कृत में मच्छिका कहते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए, तीसरा नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, 41 मिनट हो गए, यानी हम वही 1 घंटे के अंदर अंदर कवर कर लेंगे पूरा। हरिद्रा का तद्भव रूप क्या होगा बताइए? हरिद्रा तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? हरण, हरण, हल्दी, हरी, क्या हो जाएगा भैया? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हल्दी। हल्दी को तत्सम रूप में हरिद्रा कहते हैं और तद्भव में इसको हम हल्दी कहते हैं, ठीक है? फॉरेस्ट गार्ड का PYQ है। आगे बढ़िए, देखिए अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, ऐसा ही क्या है? ऊर्ध्वतन, ऊर्ध्वतन शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताइए? ऊर्ध्वतन का तद्भव रूप क्या होगा? उबटन, उबलना, उपला, उखाड़ना, क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, उबटन हो जाएगा। वैसे आपको 100 तत्सम तद्भव के प्रश्न हम अलग से देंगे 1 लाइनर में, ठीक है? ध्यान रखना, वो एग्जाम टाइम पर ये चलती है, महामैराथन वाली, है ना? लास्ट टाइम पर रिवीजन के लिए तो 100 प्रश्न वहाँ पर देते हैं हम, चैप्टर वाइज भी देते हैं, जैसा हमने MPSI में दिया था, है ना? 100 प्रश्न, जैसे कि वोकैब कहलाती है भाई, ये तत्सम तद्भव वोकैब में आते हैं, तत्सम तद्भव विलोम, है ना? और आपको पर्यायवाची, ये वोकैब में आते हैं। तो वोकैब को हम 100 प्रश्न दे करके लास्ट में भी कवर करते हैं 1 लाइनर फैक्ट में। लेकिन अभी चैप्टर वाइज MCQ चल रहा है तो पहले चैप्टर वाइज निपटा लेते हैं मेरे भाई, है ना? बताइए। तो ऑप्शन सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 है, गेहूं का तत्सम रूप निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? ये गेहूं भाई क्या है? गेहूं अभी तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? गिद्ध, गोधूम, गेहूं, गोमय। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोधूम जो है वो गेहूं का क्या हो जाएगा? तत्सम रूप हो जाएगा। वही बात है, तद्भव, ये सब तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? संस्कृत में इसको हम गोधूम कहते हैं। और ये बहुत पूछा जाता है, ये मान के चलो कि भाई एग्जाम अगर चल रहा है तो कोई ना कोई किसी शिफ्ट में ये पूछा ही जाएगा, और 2 से 3 बार पूछा जाता है भाई, गेहूं गोधूम, गेहूं गोधूम, बहुत लोग याद करते हैं, ठीक है? 6 नंबर पर चलिए, 6 नंबर कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज का मतलब जो अपने यहाँ का शब्द है। तेंदुआ, अग्नि, मयूर, सूरज, बताइए कौन सा देशज है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेंदुआ। तेंदुआ जो है अपने यहाँ का खुद का शब्द है। तो तेंदुआ शब्द की उत्पत्ति भारत की क्षेत्रीय बोलियों से हुई है, इसका संस्कृत या विदेशी भाषा से कोई संबंध नहीं है, अतः यह देशज हो जाएगा। ना तुम्हें कहीं संस्कृत में तेंदुआ लिखा मिलेगा, ना कहीं विदेशी भाषाओं में तेंदुआ लिखा मिलेगा। तेंदुआ तो हमने खुद बनाया, अपना है, खुद का है, देसी है, ठीक है ना? मेड इन इंडिया है मेरे भाई। तो तेंदुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 7 नंबर देखिए, वकील जो शब्द है ना, वकील, वो किस भाषा का शब्द है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, फारसी का, तुर्की का, अरबी का, पुर्तगाली का, किस भाषा का शब्द है वकील? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा वकील, ठीक है? तो वकील, अदालत, तारीख, मुकदमा, ये सारे के सारे मुख्य रूप से किसके हैं? अरबी भाषा के हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर है, अलमारी शब्द जो है ना वो किस विदेशी भाषा से हिंदी में आया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है अलमारी भी, फ्रेंच, डच, जापानी, पुर्तगाली, किसका जो है ये शब्द है, किन लोगों का? सही आंसर पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग लेकर के आए थे क्या? अलमारी, ठीक है ना? तो अलमारी शब्द पुर्तगाली है। तो पुर्तगालियों के भारत आने से कई शब्द भारत में आ गए थे, कौन कौन से? अलमारी, बाल्टी, तौलिया, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पुर्तगाली शब्द हैं जो हिंदी में शामिल हो गए थे। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर कह रहे हैं, कबूतर जो है ना वो किस भाषा का शब्द है? बताओ कबूतर किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी। तो कबूतर की बात करते हैं, सही आंसर ऑप्शन में भी, ये फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा कबूतर, ठीक है? वो जहांगीर वाला याद है, देकर हाथ में एक कबूतर बोला कहाँ अपर है, तो जो कबूतर शब्द है ना वो फारसी शब्द है, ठीक है ना? मुगलों के द्वारा ज़्यादातर ये यूज में लाया जाता था। तो कबूतर मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है जो अब हिंदी में सामान्य रूप से अपन यूज करते हैं।
10 नंबर देखिए, क्यों पता ही नहीं चलता भाई, कबूतर अच्छा फारसी है, हम तो सोच रहे थे अपने खुद का हिंदी का है ना, तो ध्यान रखना मेरे भाई। इस तरह से कंफ्यूजन वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बंदर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा बताओ, बंदर का तत्सम क्या होगा, कपि, वानर, मरकट, कपीस। तो अगर तत्सम की बात करेंगे तो वानर होगा, कपि मत लगा देना मेरे भाई, कपि मत लगा देना, कपि नहीं होगा, वानर होगा, ठीक है। संस्कृत में बंदर को वानर कहते हैं, ठीक है। यद्यपि कपि और मरकट बंदर के पर्यायवाची, ध्यान रखना है यहाँ पर आपको देखना है कि पूछा क्या जा रहा है, पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तत्सम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे तत्सम पूछ रहे हैं ना कि पर्यायवाची, तो ये कपि और मरकट जो है ना ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन अगर तत्सम की बात करेंगे तो वानर ही होगा मेरे भाई, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, है ना। एग्जाम में पता चला गलत करके आ रहा हो, कपि लगा कर चले आ रहा हो, सर हमने तो रामायण में पढ़ा था कपि बोलते थे जो है भगवान हनुमान जी को, लेकिन ध्यान रखना वो पर्यायवाची हो जाएगा और यहाँ पर तत्सम पूछ रहे हैं, ठीक है। 11 नंबर पर चलिए, 11 नंबर कह रहा है भाई स्वर्ण का तद्भव रूप क्या है, बताइए स्वर्ण का तद्भव क्या है, सुवर्ण, सोना, सवर्ण, सुनार, क्या होगा भाई। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। स्वर्ण को मतलब कि जो स्वर्ण है ना उसको संस्कृत में स्वर्ण बोलते हैं, और इसी को हमने अपने यूज के लिए हिंदी में क्या कर दिया है, सोना कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब कनक मत लगा देना, कनक क्या होता है, कनक इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलो 12 नंबर देखो, 12 नंबर कह रहे हैं खेत शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से क्या है, बताओ खेत का तत्सम क्या है, खलिहान, क्षेत्र, छतरी, खेतिहर, क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र जो है वो खेत का क्या होगा, तत्सम रूप हो जाएगा। संस्कृत में खेत को क्षेत्र कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर, कह रहे हैं दर्शन का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, दर्शन का, दर्शन का तद्भव क्या होगा भैया बताइए, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, दर्शन, दरस, दीदार, दृश्य, क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दरस जो है ना वो दर्शन का क्या हो जाएगा, तद्भव रूप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दर्शन तत्सम है, ग्रामीण और पुरानी हिंदी में इसका तद्भव रूप दरस प्रयुक्त होता था। चलिए साखी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा बताइए, साखी का, साच, साक्षी, साख, सखी, क्या हो जाएगा सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, साक्षी। ये जो साखी है ये किस में लिखा हुआ है, ये आपका तद्भव में लिखा हुआ है, और इसका जो तत्सम रूप होगा वो क्या हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा। अच्छा तत्सम के लिए एक ट्रिक भी आपको बता दें, कहीं पर आपको छा मिल जाए, आधे बंड लगे मिल जाए, तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है इसका चांस होता है कि ये आपके क्या होंगे, तत्सम जो है रूप हो सकते हैं, ठीक है। चलिए साखी जैसे कबीर की साखियां तद्भव रूप है, इसका शुद्ध संस्कृत वर्ण तत्सम वर्ण साक्षी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिए, कह रहे हैं कछुआ, कछुआ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा बताओ, ये कछुआ तो भाई तद्भव में लिखा है, इसका तत्सम क्या होगा पूछ रहे हैं, कच्छप, कूर्म, कश्यप, कछवाहा, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छप। संस्कृत में कछुआ को कच्छप कहते हैं, ठीक है। तो कछुआ तद्भव शब्द है, संस्कृत में इसे कच्छप कहा जाता है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, कच्छप हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़िए 16 नंबर, 16 नंबर क्या है, 16 नंबर कह रहे हैं भगत शब्द का तत्सम रूप क्या होगा बताइए, क्या होगा, भगवान, भक्त, भक्ति, भ्राता, क्या होगा भगत का तत्सम, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा भक्त। तो भगत का तत्सम भक्त हो जाएगा। चलो आगे बढ़ें 17 नंबर पर चलते हैं। 17 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, बताइए देशज कौन सा है, खिचड़ी, स्टेशन, परीक्षा, विवाह, देशज कौन सा जो अपने खुद की भाषा से मतलब जो हम लोगों ने खुद बनाया, मेड इन इंडिया है, वो देशज कहलाएगा, कौन सा इसमें से भाई बताओ। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो खिचड़ी है ना, खिचड़ी, ये क्या हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। तो देखो खिचड़ी, लोटा बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, है ना, लोटा लुढ़क गया, बताइए इसमें कौन सा देशज है, तो लोटा हो जाएगा, ठीक है। तो खिचड़ी, लोटा, पगड़ी, डिबिया, डिबिया बहुत पूछा जाता है अभी यूपी में इसके ऊपर एक केस हो गया था, है ना, उसमें 2 दे दिए थे देशज, एक डिबिया और एक और कुछ दे दिया था, है ना, शायद लोटा ही था उसमें, है ना, कि डोरी था, ऐसा कुछ करके था। तो उसमें जो है ये हो गया था, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम था यूपी SSC का, ठीक है। हम भी देने गए थे भैया, हमने कहा छोड़ो, हर जगह एग्जाम देना चाहिए जहाँ जहाँ से आपको नॉलेज मिल सके, चाहे यूपी हो, MP हो, आसपास का तो दे ही लेना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर ये डिबिया वाला जो है इसमें बहुत जो है वो हो गया था कि जो है कोर्ट में केस कर दिया गया था कि ये नंबर मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। बाद में क्या किए उसने, यूपी SSC ने पूरे नंबर दे दिए सबको, जाओ भैया करते रहो केस, ठीक है। चलिए 18 नंबर, 18 नंबर है गोबर का तत्सम रूप निम्नलिखित में से क्या, बताओ गोबर का तत्सम पूछ रहे हैं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोमय जो है, गोमय, ये गोबर का क्या होता है, तत्सम रूप होता है। तो गोबर एक तद्भव शब्द है जो संस्कृत के गोमय, गाय का मल शब्द से बना हुआ है। अब इस गोमय का प्रयोग सबके लिए करते हैं, चाहे वो गाय का गोबर हो चाहे वो भैंस का हो, गोमय ही बोलते थे संस्कृत में, ठीक है। 19 नंबर देखिए, पलंग शब्द का सही तत्सम रूप क्या होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, बताइए। तो पलंग का जो आपका तत्सम यानी संस्कृत शब्द कौन सा हो जाएगा, पर्यंक हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर कह रहे हैं सौत का तत्सम रूप बताइए, सौत का तत्सम रूप क्या होता है, सौतन, सपत्नी, सहपत्नी, सुहाग, क्या होता है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सपत्नी जो है वो क्या हो जाएगा, सौत का तत्सम रूप हो जाएगा। सौत तद्भव शब्द है जो संस्कृत के सपत्नी शब्द से बना हुआ है।
अगला 21 क्या है? दृष्टि का तद्भव रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? बताइए। दीघी, देखना, दरस, नजर, क्या हो जाएगा? तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीठी। दीठी जो है वो क्या हो जाएगा? तद्भव रूप हो जाएगा। ठीक है, दृष्टि का तद्भव दीठी हो जाएगा। आगे बढ़िए। 22 नंबर कह रहे हैं कि मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा? बताइए। मुद्री का तत्सम, ये मुद्री क्या हो जाएगा? तद्भव। इसका तत्सम क्या होगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रिका। ठीक है, मुंदरी मत लगा देना। मुद्रिका जो है ये मुद्री का तत्सम रूप हो जाएगा। तो मुद्रिका को आजकल हम क्या कहते हैं? मुंदरी कहते हैं, मुंदरी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुद्री तद्भव शब्द है, इसका संस्कृत शब्द मुद्रिका यानी अंगूठी होता है। 23 नंबर देखिए, 23 कह रहे हैं मच्छर का तत्सम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण भैया, ये हर एग्जाम में काटने आ जाता है। मच्छर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मच्छिका, मत्सर, माछी, मीन। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मत्सर। मत्सर जो है वो मच्छर का क्या होता है? तद्भव रूप होता है। ठीक है, और ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 ग्रेजुएट टेबल वाले एग्जाम का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़िए। 24 नंबर देखिए, 24 श्रृंगार का तद्भव रूप क्या होगा? बताइए। श्रृंगार का तद्भव क्या होगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो श्रृंगार का तद्भव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार। अच्छा, ये देखो वर्तनी में बहुत पूछा जाता है, इसमें लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं? ये तो लगा हुआ है, एक और लगा देते हैं, फिर ऐसे लिख देते हैं। ये गलत लिखा हुआ है मेरे भाई, ये गलत है। एक ही रहता है, ये जो घुंडी होती है ना, एक ही होती है और नीचे लगा रहता है इस तरह से श्रृंगार लिखा जाता है। कई बार पूछा गया, लोग गलत करके आते हैं। ठीक है ना। चलिए, बाकी जब वो बर्तनी करवाएंगे तो उसमें तो आपको करवाई देंगे सारे प्रश्न। श्रृंगार सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर पर चलते हैं। 25 नंबर कह रहा है अमृत का तद्भव रूप बताइए, क्या हो जाएगा? अमृत का तद्भव अमी, अमय, पीयूष, सुधा। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमी। अमी शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? अमृत का तद्भव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। 26 नंबर, चबूतरा शब्द का तत्सम रूप क्या? बताओ। चबूतरा का तत्सम क्या है? चौतरा, चतवाल, चत्वर, चार दीवारी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चतवाल। चतवाल या फिर चत्वर जो है ये क्या हो जाएगा? चबूतरा का तत्सम रूप हो जाएगा। इसको दोनों को उन्होंने आंसर माना था, चतवाल को भी और चत्वर को भी। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे। देखो आगे बढ़े। 27 नंबर, 27 है भाई, बेंत का तत्सम रूप क्या होता है? बताइए। बेंत का तत्सम क्या होगा? वेत्र, बेत, वेणु, बांस। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेत्र हो जाएगा। वेत्र जो है वो बेंत का तत्सम रूप होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला 28 नंबर, 28 क्या है? ऊन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? बताओ। ऊन का तत्सम क्या होगा? ऊंड, ऊंड, या ये चारों ऑप्शन पढ़ लो आप आराम से, है ना, क्या ही पढ़ेंगे बताए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊंड। ऊंड जो है ये ऊन का तत्सम रूप हो जाएगा। आगे बढ़िए। 29, जामुन का तत्सम बताओ। हाँ, अब बताओ, बहुत खा रहे हो आजकल जामुन। बताओ, जामुन का तत्सम रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? यामुन, जम्बू, जाम्बा, जमुआ। झमुआ मत कर दो, जमुआ। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जम्बू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्बू। तो जामुन का तद्भव क्या हो जाएगा? जम्बू हो जाएगा, मतलब जामुन का तत्सम। ठीक है, जामुन तो खुद ही में तद्भव है। डाकघर किस प्रकार का शब्द? बताओ। डाकघर किस प्रकार का है? तत्सम है, तद्भव है, संकर है, देशज है। किस प्रकार का है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये संकर शब्द है। संकर शब्द क्या होते हैं? डाकघर दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो डाक जो है ये अंग्रेजी और विदेशी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जो घर है वो हिंदी का शब्द है। तो डाकघर दोनों मिलकर के जब हम बनाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 31 देखिए, 31 कह रहा है भाई बावर्ची जो है ना, बावर्ची, ये किस भाषा का शब्द है? फारसी, तुर्की, अरबी, पुर्तगाली। तो बावर्ची की बात करेंगे तो ये आपका तुर्की भाषा का शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 32 नंबर, 32 पर चलते हैं। 32 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? मुहावरा, ये बहुत पूछा जाता है मुहावरा। अब लोग मुहावरे पढ़ते रहते हो, मुहावरा शब्द के बारे में पढ़ते नहीं है। तो किस भाषा का? भाई अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू। मुहावरा की बात करेंगे तो ये आपका अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। MPSI में पूछा गया था ये 2016 में। सरकार शब्द किस भाषा से हिंदी में आया? बताइए, किस भाषा से आया? यानी सरकार कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा का शब्द है। अच्छा, एक बात आपको बता दें, एपटेक के ही प्रश्न है, एपटेक के, MPSB एपटेक के। एपटेक ने 2025 से कार्यभार संभाला है ना। तो एपटेक के प्रश्न ही आपके लिए लेकर के आ गए हम, है ना। इससे ये फायदा होगा कि भाई आप रूबरू हो पाएंगे उन प्रश्नों से। ये बार बार एपटेक पूछ रहा है और बार बार मतलब रिपीट कर रहा है, और उन्हीं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आ गए। यानी कि ये तो 101% है कि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से हम GK GS के भी 2500 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। इंग्लिश भी अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो इंग्लिश भी ऐसे ही कवर करा देंगे। ठीक है, बाकी पूरी थ्योरी तो आपने देख ली है, थ्योरी हमने ग्रुप में दे दी है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलो, सरकार शब्द किस भाषा से आया भैया? तो ये फारसी भाषा से आया। सरकार हो गया, दरबार हो गया, हफ्ता हो गया, महीना हो गया, ये शब्द जो है वो किसके हैं? फारसी के, फारस लोगों के हैं। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? बताओ, देशज कौन सा है? यानी जो हमने खुद बनाया है। जुगाड़, किस्मत, तारीख, इलाज, कौन सा हो जाएगा? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर है जुगाड़। अच्छा, ध्यान आ गया, ये जुगाड़ और डिबिया ये दोनों दे दिए थे UP-SC ने। ठीक है, ये दोनों दे दिए थे, कुछ डिबिया लगाया, कुछ जुगाड़ लगाया है। अब समस्या हो गई तो फिर क्या हुआ? कॉमन नंबर दे दिया गया सबको।
ठीक है। तो जुगाड़ शब्द स्थानीय स्तर पर गढ़ा गया था, जबकि किस्मत, तारीख और इलाज ये विदेशी शब्द है, यानी अरबी भाषा के शब्द है किस्मत, तारीख और इलाज, ये ध्यान रखना। चलो 35 नंबर देखिए, ससुर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा बताइए। ससुर का तत्सम रूप क्या होता है? स्वसुर, 4 लिखे हैं, इनको आप आराम से पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ना, ये सही होगा। स्वसुर को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, स्वसुर। सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिएगा। 36 पर चलें, देखिए 36 कह रहे हैं दिवाली का तत्सम रूप क्या होगा मेरे भाई बताओ। दीपोत्सव, दीपावली, दियाबाती, देवपाली। सही आंसर दिवाली का तत्सम होगा वो क्या हो जाएगा? दीपावली हो जाएगा। तो दिवाली का संस्कृत के शब्द दीपावली, दीप प्लस अवली शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है ना। संस्कृत को बिगाड़ करके अगर हम बना देते हैं तो उसको तद्भव कहलाता है, ठीक है ना। तो ये जो तद्भव हमने दिवाली कर दिया, जबकि सही शब्द क्या होता है? दीपावली होता है। दीपों की वली यानी दीपों की लाइन। 37 नंबर देखिए, नया शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? ये नया लिखा हुआ है, इसका तत्सम बताइए। नवीन, नूतन, नव्य, नव। सही आंसर ऑप्शन सी नव्य। नव्य जो है वो नया का तत्सम रूप हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखिए 38, लोहा का तत्सम रूप क्या होगा बताओ। लोहा का तत्सम क्या होगा? लौह, अयस, लोह, लुहार। क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लौह। लौह शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? लोहा का तत्सम रूप हो जाएगा मेरे भाई। देखिए सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 39 कौआ, बताओ कौआ, एमपीएसआई का प्रश्न है, बताओ कौआ का तत्सम रूप क्या होगा? काक, काग, वायस, करट। क्या होगा भैया? सही आंसर काक, ये इसका तत्सम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। संस्कृत में कौआ को काक कहते हैं। 40 नंबर किवाड़, ये भी बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया किवाड़, ठीक है। ग्रुप 4 का ही प्रश्न है, लेकिन ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। किवाड़ का तत्सम क्या होगा? कपाट, कपट, द्वार, चौखट। बताइए क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कपाट। किवाड़ का कपाट हो जाएगा, ठीक है। तो किवाड़ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कपाट होता है। बहुत सारे लोग करपट लगा देते हैं, करपट, करपट जल्दबाजी में, लेकिन ध्यान रखना ये करपट नहीं होता, ये करपट तो कपड़े का होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़िए 41 41 कह रहे हैं केला शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा बताइए। कदली, केलिका, फल, कुंज। तो केला का तत्सम की अगर हम बात करेंगे तो केला का तत्सम कदली होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। केला एक तद्भव है, इसका संस्कृत रूप कदली हो जाएगा। 42 देखिए 42 क्या है? गांठ का तत्सम रूप क्या होगा बताइए। गांठ का तत्सम क्या है? गठीला, ग्रंथि, गुत्थी, गर्त। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रंथि। ग्रंथि जो है वो गांठ का क्या हो जाएगा? तत्सम रूप हो जाएगा। तो गांठ तद्भव है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत के ग्रंथि शब्द से हुई है। अगला देखिए 43 कह रहे हैं घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा बताइए। घट, घोटक, कलश, कुंभ। तो घड़ा का तत्सम जो रूप होगा वो क्या हो जाएगा? घटक हो जाएगा, घट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 का पीवाईक्यू है। चलो 44 चांद का तत्सम रूप क्या होगा बताइए। चांद का तत्सम चंद्र, चंद्र, मयंक, शशि। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्र। चंद्र शब्द जो है वो चांद का तत्सम रूप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45 क्या है? 45 कह रहे हैं चूर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा बताइए। क्या होगा चूर्ण का तद्भव रूप? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, यानी चूर्ण जो लिखा है वो संस्कृत में लिखा है। अब इसका तद्भव बता दीजिए। इसका तद्भव हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चूरन। चूर्ण को तोड़ मरोड़ कर हमने चूरन बना दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। 46 देखिए 46 कह रहे हैं जवान का तत्सम रूप क्या होगा। युवा, यौवन, युवान, जवानी। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी युवान। युवान जो है वो जवान का क्या होता है? तत्सम रूप होता है। युवान पहले हम संस्कृत में कहते थे, अब तोड़ मरोड़ कर जवान कर दिया है। 47 नंबर देखिए ग्रुप 4 का प्रश्न है पत्ती का तत्सम रूप क्या होगा। पत्र, पर्ण, पल्लव, पात। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पत्र हो जाएगा, ठीक है। पत्र जो है इसका तत्सम तद्भव रूप हो जाएगा। चलिए 48 देखिए 48 क्या है? कह रहे हैं पोथी। पोथी शब्द का तत्सम क्या होगा। पुस्तक, पन्ना, पुराण, ग्रंथ। क्या होगा मेरे भाई? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पुस्तक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए 49 कह रहे हैं भाई कि बच्चा का तत्सम रूप क्या होगा। तो बच्चा को क्या कहते हैं? वत्स कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। और ये रहा आपका 50वां प्रश्न। मक्खन का तत्सम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सबसे लास्ट में रख दिया है। मक्खन बहुत पूछते हैं। मक्खन शब्द का तत्सम क्या होगा। माखन, मृक्षण, या फिर ये वाला मृक्षण या नवनीत। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मृक्षण। ये वाला मृक्षण होगा, ये वाला नहीं होगा, ध्यान रखना। नीचे रा इस तरह का लगा होगा, इस तरह का रा, ठीक है, नीचे वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से 50 + 50 यानी कि टोटल 100 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब चलिए आपको दिखा देते हैं जो हमारा लेआउट कैसा दिखाई देता है जब आप नोट्स ग्रुप में एंट्री लेंगे। 759 लोग एंट्री ले चुके हैं, ये देख लीजिए। एडमिशन अभी कल हमने आपको कितने दिखाए थे? 600 कुछ दिखाए थे, 699 के आसपास शायद कि 600 कुछ दिखाए थे। तो 759 मेंबर इसमें आज सुबह हमने जब चेक किया तो 759 लोग एडमिशन ले चुके हैं, यानी कि ये 759 लोग बाकी लोगों से काफ़ी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि इनका सिलेबस हमारे थ्योरी नोट्स से कंप्लीट हो चुका है और बढ़िया से ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और बाकी लोग अभी फॉर्म ही भर रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन तो भाई यहाँ से होना ही है, ये तो तय है। अब आप भी अगर इस सिलेक्शन लिस्ट में आना चाहते हैं तो भाई आपको इसमें एडमिशन ले लेना है।
ठीक है। सामान्य प्रबंधन देखो इस तरह से पूरे सब्जेक्ट मिलेंगे, सामान्य प्रबंधन मैनेजमेंट, यहाँ पर चैप्टर बाई एमसीक्यू देखो ये पीडीएफ डली हुई है, ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान सामान्य विज्ञान, ये पीवाईक्यू की मैराथन डली हुई साइंस की, देखो ये दिख रही होगी, है ना। और इसी में आपको जो है ब्रह्मास्त्र फ्री मिलने वाला है, ये ब्रह्मास्त्र है ना, ये ब्रह्मास्त्र देखो कंप्यूटर का ब्रह्मास्त्र, ये देखो ये रहा कंप्यूटर का ब्रह्मास्त्र, ये 99 रुपये का है, इसमें 5000 क्वेश्चन है कंप्यूटर के, इसको हम फ्री में देंगे अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है। नॉर्मली लेंगे तो 99 का पड़ेगा। देखो अब इसके बाद में आपको रीजनिंग दिख रही है, मैथ रीजनिंग के पीवाईक्यू भी इसमें डाल दिए हैं, मैथ रीजनिंग के पीवाईक्यू रीजनिंग वाले सेक्शन में डले हैं ना, देख लेना। कुछ लोग मैथ में देख रहे हैं फिर कह रहे हैं पीवाईक्यू है नहीं, तो ये रीजनिंग वाले में डले हैं, देख लेना, आगे से अलग अलग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हिंदी इंग्लिश देखोगे तो हिंदी के 50 पीवाईक्यू मैराथन नंबर 1 यहाँ पर डली हुई है, इंग्लिश की भी डली हुई है और इन सब की थ्योरी भी यहाँ पर डली है, पीवाईक्यू एमसीक्यू सब डले हुए हैं। सामान्य ज्ञान जीके जीएस की 501 से 600 वाली जो सीरीज है उसकी पीडीएफ यहाँ पर डली है, आपको दिख रही होगी, ठीक है। और इसी में आपको थ्योरी मिल जाएगी, मतलब पॉलिटी ज्योग्राफी सब कुछ इसी में मिल जाएगी। और मैथ का जो है मैथ का अलग से बना रखा है, और मैथ में जो है अभी जो क्वेश्चन कराए थे ना उसकी जो है यहाँ पर यूट्यूब वीडियो लिंक मिली है, तो वीडियो लिंक भी आपको मिलेगी, इसमें आपको जो है सारी पीडीएफ भी मिलेगी, प्रैक्टिस मिलेगी। ये हमारा सक्सेस जंक्शन के नाम से क्या है इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-3 दिन पहले बनाया, 1037 फॉलोवर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से जो है आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की फोटोज वगैरह प्रदान की जाती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो सर्च कर लेना सक्सेस जंक्शन 777 तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो रिजल्ट अभी आए हैं उसमें हमारे नोट्स का क्या यहाँ पर जो है असर रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड का अभी हाल ही में रिजल्ट आया और मध्य प्रदेश जेल अधीक्षक का रिजल्ट आया है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ये एक्स सर्विसमैन है, इंडियन आर्मी में थे, ठीक है, रिटायर होकर के आए, तो इनका आप तैयारी कर लेते हैं, कहीं और लग जाते हैं। इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन बैच में एडमिशन लिया, टेलीग्राम वाले बैच में, और आप देख रहे हैं डियर शुक्ला सर, आई एम एक्स सर्विसमैन शॉर्ट लिस्टेड फॉर जेल प्रहरी 1 एग्जामिनेशन, आई हैव प्रिपेयर्ड योर ऑनलाइन क्लास एंड नोट्स, I would like to thank you so much for your hard work and guidance and I think that is the success come by success junction। यानी मेरी ये जो सक्सेस आई है वो सक्सेस जंक्शन की वजह से आई है। ये दीदी है, इनका डिप्टी जेलर में जो है एग्जाम में इनका वो रिटर्न निकला है। इनका क्या कहना है, सर आपके नोट्स से ही प्रिपरेशन की थी मैंने, ना मैंने कोई मॉक दिया ना कहीं और से जो है प्रिपरेशन की, आपके नोट्स पर भरोसा किया था। थैंक यू सो मच सर, आपके कंटेंट में सच में बहुत दम है, वंस अगेन थैंक यू। ठीक है, तो इनका डिप्टी जेलर का एग्जाम निकला है, सहायक जेल अधीक्षक का, 3 स्टार लगेंगे, है ना, फिजिकल निकाल लिया तो। उसके बाद में ये एक और भाई है, इनका कहना है सर आपके सर जेल प्रहरी एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, आपके क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिला था। ये भी हमारे नोट्स पीडीएफ बैच में शामिल थे टेलीग्राम वाले में। ठीक है, इसी तरह से आप भी कह रहे होंगे सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया इस वाली भर्ती में, मेरा सर ये रैंक आई है। वैभवी मिश्रा जी हैं, 2nd रैंक आई है हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स बैच से, MP ASI सूबेदार में 2nd रैंक आई है। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप भी कह रहे होंगे, और ये व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सअप कर लेना है। अब देखो व्हाट्सअप करके ये मत पूछने लग रहा ये हमको डेमो भेज दो, डेमो दिखा दिया आपको, डेमो भेज दो, हिंदी में है इंग्लिश में है कि नहीं है, कितना क्या लगेगा। इससे अच्छा भाई ये इतना टाइम वहाँ पर टीम के पास में नहीं रहता, क्योंकि लगातार मैसेज आते रहते हैं, लगातार हम लोग नोट्स भेजते रहते हैं। तो आप तो सीधे एक काम करो, डेमो आपको दिखाई दिया है, एकदम कंटेंट 1 नंबर का आपको मिलेगा। ठीक है ना, इतने सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हो गए हैं। सीधे आप इस पर पेमेंट करो और पेमेंट का स्क्रीनशॉट खींचो और उसको इस नंबर पर भेज दो और तुरंत अपना नोट्स ले लो। 3 स्टेप में काम हो जाएगा, पेमेंट किया, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा, नोट्स प्राप्त हो गए। 3 स्टेप में आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। क्यों फालतू का बात करना, बताओ ये वाला है कि नहीं है, वो वाला है कि नहीं है, भैया सब कुछ है उसमें, बता तो दिया। PYQ है, MCQ है, थ्योरी है, सब कुछ आपको दे रहे हैं। ऊपर से क्विज भी आपको कराएंगे टाइम लगा करके, है ना, 15 दिन पहले एग्जाम के। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी चालू कर रहे हैं 1 तारीख से, और क्या चाहिए बताओ, पेपर सेट भी चालू कर रहे हैं 1 तारीख से, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सबके पास में भेज देना। अगर आप चाहते हैं ये सीरीज लगातार आती रहे तो बस आपको यही काम करना है, शेयर कर देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इस तरह का आइकन नीचे बना होगा शेयर वाला, उस पर क्लिक करना और डायरेक्ट जो है अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप आपने बहुत सारे ज्वाइन कर रखे हैं, 500-500 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, सब में जाकर के इसकी लिंक को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो GK GS की आने वाली है, ठीक है, जो 2500 सीरीज हमारी चल रही थी PYQ की, उसकी क्वेश्चन नंबर 601 से 700 तक आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।